हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के साथ में एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके अंतर्गत बात करने वाले हैं सार्क के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है सार्क। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में यदि हम देखें तो इस कोरोना महामारी के रूप में यदि देखें तो जो सार्क संगठन है सबसे बड़ी भूमिका इस संपूर्ण विश्व के अंतर्गत निभा रहा है। और यदि हम देखें तो हमारा भारत इसके अंतर्गत लीडिंग रोल में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है वह सभी सार्क देशों के साथ मिलकर इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए प्रयासरत है। तो आइए बात करते हैं इस सार्क संगठन के बारे में। और आप जानते हैं, इन्हीं सार्क संगठन के द्वारा इस कोरोना महामारी को भगाने के लिए एक कोरोना फंड बनाया गया है। इस फंड के अंतर्गत यदि हम देखें तो भारत की ओर से कितनी राशि प्रदान की गई है, कितनी राशि दी गई है, तो 10 लाख हम देखें डॉलर की राशि इसके अंतर्गत भारत की ओर से दी गई है। सबसे पहले देखें सार्क होता क्या है। जब आप विश्व का मैप देखोगे, उसके अंतर्गत एशिया महाद्वीप देखोगे, तो इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अर्थात साउथ में कुछ देशों का जो हमें समूह देखने के लिए मिलता है, कुछ महत्वपूर्ण देश हमें देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं देशों का जो संगठन है वह क्या कहलाता है? सार्क कहलाता है। सार्क का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो एस होता है यह साउथ को दर्शाता है, यह जो ए है यह एशियन को दर्शाता है, अगला ए एसोसिएशन को दर्शाता है, यह आर रीजनल को दर्शाता है, और यह सी जो होता है वह कोऑपरेशन को दर्शाता है। हिंदी के अंतर्गत यदि बात करें, सार्क को दक्षेश कहा जाता है। दक्षेश के अंतर्गत यदि हम देखें तो इसे हिंदी के अंतर्गत कहा जाता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे हिंदी के अंतर्गत नाम दिया जाता है। और इसके हम यदि देखें, इसके सदस्य देश देखें वर्तमान के अंतर्गत इस संगठन के, तो कुल 8 देश हमें देखने के लिए मिलते हैं। किंतु याद रखना, कुल संस्थापक देशों की यदि बात करें तो इसकी स्थापना जिस समय हुई थी तो इस संगठन में केवल 7 देश हुआ करते थे। मैं कुल सभी 8 देशों को आपको बड़ी आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूं। यदि किसी व्यक्ति को एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ता है, बड़ा पेन सहना पड़ता है, तो उसी से कर दीजिए एमबीबीएस पेन। अर्थात यह हमारी ट्रिक है। इसके अंतर्गत देखिए, जो एम है वह मालदीव को दर्शाता है, यह जो बी है यह बांग्लादेश को दर्शाता है, अगला बी भूटान को दर्शाता है, अगला एस जो है वह श्रीलंका को दर्शाता है, जो पी है वह पाकिस्तान को दर्शाता है, जो ए है हमें देखने के लिए मिलता है अफगानिस्तान को दर्शाता है, यह जो आई है यह हमारे भारत को दर्शाता है, और यह जो एन है यह नेपाल को दर्शाता है। इस प्रकार से इस संगठन के अंतर्गत कुल कितने देश हो गए? कुल 8 देश हो गए। किंतु मैंने आपसे कहा संस्थापक देश केवल 7 थे। याद रखना, अफगानिस्तान ऐसा देश है जो 3 अप्रैल 2007 को इस संगठन से आकर मिलता है। तब इस संगठन के कुल देश कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। वर्तमान में भी 8 ही देश इस संगठन के सदस्य देश हमें देखने के लिए मिलते हैं।
अब देखें कि यह जो सार्क संगठन है, तो इस देशों को नाम को आपको मैं बिना किसी ट्रिक के भी बड़ी आसानी से याद करा देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारत है, और भारत से कौन सा देश अलग हुआ था? पाकिस्तान अलग हुआ था। कुछ लोग कहते हैं जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, किंतु मैं कहता हूं जम्मू और कश्मीर ही क्यों, संपूर्ण पाकिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। तो पाकिस्तान अलग हुआ, उसके पश्चात देखे सबसे पहले अलग हो चुका था अखंड भारत की यदि बात करें तो अफगानिस्तान अलग हो चुका था। पाकिस्तान से कौन सा देश अलग हुआ? हम देखे बांग्लादेश हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान हम देखे पहले कहलाता था। यदि हम देखे हमारे जो देश है उसके पड़ोसी देश जो हमारे मित्र राष्ट्र है, जैसे भूटान है, नेपाल है, और भारत केवल दो समुद्री ऐसे जो देश है जिसके अंतर्गत हम देखें समुद्री सीमा भारत केवल दो देशों से साझा करता है। कौन से दो देश? एक है मालदीव, एक है श्रीलंका। इस प्रकार से भी आप बिना किसी ट्रिक के इन देशों को याद रख सकते हैं। अब वही प्रश्न आता है कि यह सार्क संगठन जो है, यह सार्क संगठन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस संगठन की जो जन्मदाता है, इस संगठन का विचार किस व्यक्ति के मन में आया होगा? तो याद रखना यह विचार सबसे पहले 1980 के अंतर्गत बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, जिनका नाम है जिया उर रहमान। जिया उर रहमान के मन में सबसे पहले दक्षिण एशियाई, हम यदि देखें जो एशिया का जो दक्षिण वाला भाग है, कुछ देशों का संगठन बनना चाहिए, ऐसा विचार इनके द्वारा जिया उर रहमान के द्वारा दिया गया था। और जैसे ही इन्होंने विचार किया, उसके अगले ही साल 1981 के अंतर्गत यदि हम देखें तो जो हमारा देखने के लिए मिलता है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंतर्गत इन जो 7 देश है, 7 देशों के विदेश सचिव यहां पर इकट्ठा होते हैं और इस संगठन के बारे में बात करते हैं। उसके 2 साल बाद 1983 के अंतर्गत भारत की राजधानी नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक होती है इन 7 देश संस्थापक जो देश थे उनके द्वारा, और इस संगठन पर बात होती है। और 2 साल बाद यदि बात करें तो समय है 8 दिसंबर 1985 का, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका के अंतर्गत इस संगठन की स्थापना हो जाती है। उसके पश्चात यदि हम देखें तो इसका मुख्यालय कहां पर है? हमने देखा इसकी स्थापना तो कहां पर हुई? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई, किंतु यदि देखें इसका मुख्यालय कहां पर है तो इसका मुख्यालय 16 जनवरी 1987 को स्थापित किया जाता है। हम यदि देखें नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंतर्गत, और इसका उद्घाटन वहां के एक राजा है। कौन से राजा? राजा वीर विक्रम शाह जी के द्वारा इसका मुख्यालय का उद्घाटन किया गया था। संस्थापक देश आपसे मैंने अभी कहा कुल 7 संस्थापक देश उस समय हुआ करते थे। कब? 8 दिसंबर 1985 के समय अफगानिस्तान 8वां सदस्य देश बना। कब? 3 अप्रैल 2007 को इस संगठन का यदि बात करें सार्क के सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में 8 है। अब पर्यवेक्षक देशों से भी इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पर्यवेक्षक देश यदि देखें वर्तमान के अंतर्गत इस संगठन के अंतर्गत कुल मिलाकर 9 है। इन देशों को भी मैं आपको बड़ी आसानी से याद करा देता हूं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को ऐसा याद करो इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? अ से हुई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखें चीन, जापान और ईरान देखने के लिए मिलते हैं। यह देखिए इन तीनों देशों के अंत में क्या आ रहा है? न आ रहा है चीन, जापान और ईरान। उसके बाद यदि देखें जो 2 देश है उनकी स्टार्टिंग म से होती है। एक है म्यांमार और एक है मॉरिशस। उसके पश्चात दक्षिण कोरिया याद रख लेना, और यूरोपीय संघ के देशों को याद रख लेना।
इस प्रकार से देखो तो पर्यवेक्षक देश हमें इस संगठन के अंतर्गत कुल कितने देखने के लिए मिलते हैं? 9 देखने के लिए मिलते हैं। अब देखें इस संगठन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समन्वय बनाना ही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो व्यापार को, उत्पादन को शामिल किया जाता है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो गरीबी उन्मूलन को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को शामिल किया जाता है। सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो जितने भी हम देखें नृत्य होते हैं, उत्सव होते हैं, मेले होते हैं, इन सभी चीजों को सांस्कृतिक समन्वय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और राजनीतिक समन्वय के अंतर्गत दो देशों के बीच में या जो संगठन है उसके बीच में राजनीतिक समन्वय कैसे होंगे, राजनीतिक यदि हम देखें तो मामले कैसे निपटाए जाएंगे, राजनीतिक संबंध कैसे होंगे, इस बारे में समन्वय बनाया जाता है। यदि बात करें कि भारत में इस सार्क के कुल कितने सम्मेलन हो चुके हैं, यदि हम सबसे पहले देखें वर्तमान के अंतर्गत इस सार्क के कुल 18 सम्मेलन हो चुके हैं। जो 18वां सम्मेलन है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंतर्गत आयोजित किया गया था और 19वां जो सम्मेलन होना था वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 2016 में होना था, जो कि रद्द हो चुका है। और आप जानते हैं यह क्यों रद्द हुआ था? तो वह 18 सितंबर 2016 का वह मनूस दिन था जिस दिन इस पाकिस्तान के द्वारा, इस नापाक पाकिस्तान के द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो देखे तो उरी सेक्टर है, उस उरी सेक्टर पर हमारे जवानों पर धोखे से हमला कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत कई सारे जवान शहीद हुए थे, कई सारे हम देखें जवान घायल हो गए थे। उसी बात से हमारा जो भारत है इसका जो है सार्क संगठन यहां पर होना था। कहां पर होना था? इसका सम्मेलन इस्लामाबाद में होना था। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया था? इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया गया था और यह बात दूसरे देशों को भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी इस जब देखे सार्क सम्मेलन का 19वें सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। उसके पश्चात भारत में कौन कौन से सम्मेलन हो चुके हैं? तो याद रखना भारत में 1985 के बाद अगले ही साल 1986 के अंतर्गत दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर? बेंगलोर में 1986 में। 2 के अंतर्गत 6 जोड़ दो, 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है। तो 8वां सम्मेलन नई दिल्ली में 1995 के अंतर्गत आयोजित किया गया था। 8 में और 6 जोड़ दो, 8 और 6 14 होता है। यह 14वां सम्मेलन नई दिल्ली में ही 2007 में आयोजित किया गया था। और याद रखना इस 2007 में इसी 14वें सम्मेलन में जो अफगानिस्तान है 3 अप्रैल 2007 को इस संगठन का कौन सा सदस्य देश बना था? तो 8वां सदस्य देश बना था। उसके पश्चात में आपको और बताता हूं इस संगठन के बारे में सभी चीजें आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। इस संगठन के कुछ क्षेत्रीय कार्यालय हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमने देखा इसका मुख्यालय जो हेड ऑफिस है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, किंतु इस सार्क के क्षेत्रीय कार्यालय हमें देखने के लिए मिलते हैं। पत्राचार का व आपदा प्रबंध का जो कार्यालय है वह हमें देखने के लिए मिलता है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इंग्लिश में कहे तो करस्पॉन्डेंस की बात करें और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कार्यालय है वह कहां पर देखने के लिए मिलता है? भारत में। जो एग्रीकल्चर और मौसम विभाग का जो कार्यालय है वह बांग्लादेश में देखने के लिए मिलता है। वन व सांस्कृतिक जो कार्यालय है वह हमें श्रीलंका में देखने के लिए मिलता है।
टीबी बड़ा महत्वपूर्ण है। टीबी एंड एचआईवी एड्स का जो कार्यालय है सार्क देशों का क्षेत्रीय कार्यालय नेपाल में देखने के लिए मिलता है, और जो एनर्जी वाला जो ऑफिस है, ऊर्जा वाला जो क्षेत्रीय कार्यालय है सार्क का, वह पाकिस्तान में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पहले महासचिव की। महासचिव भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। तो स्वाभाविक है इसके सबसे पहले महासचिव उसी देश से बने होंगे, ऐसा होता नहीं है, किंतु यह विचार भी इसी देश के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। इसलिए सबसे पहले महासचिव बनाया गया बांग्लादेश के व्यक्ति को, जिनका नाम है अबुल एहसान। किस प्रकार से याद रख सकते हो? याद रखना, इनका एहसान है, अर्थात इस संगठन को बनाने में बांग्लादेश वालों का एहसान है। अबुल एहसान बांग्लादेश से पहले महासचिव। उसके पश्चात महिला महासचिव हमें देखने के लिए मिलती है। इस संगठन की एकमात्र ऐसी महिला महासचिव जिनका संबंध हमें देखने के लिए मिलता है कहाँ से? मालदीव से, जिनका नाम है फातिमा दाहिना सईद जी। याद रखना, मोस्ट आईएमपी हो जाता है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, मालदीव से इस संगठन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बार यदि हम देखें महासचिव बनने का रिकॉर्ड, लगभग 3 बार महासचिव बनने का रिकॉर्ड इस मालदीव देश के नाम ही है। उसके पश्चात देखें कि भारत से कौन महासचिव बना इस संगठन में। भारतीय महासचिव की यदि बात करें तो एक व्यक्ति हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले किशोर कांत भार्गव जी, जो 1989 के अंतर्गत भारत की ओर से सबसे पहली बार इस संगठन में महासचिव बने थे। और दूसरे थे शीलकांत शर्मा, जो 2008 में भारत की ओर से इस संगठन के अंतर्गत भारत की ओर से दूसरे महासचिव बने थे। यह 2008 में बने थे। दोनों के नाम के अंदर देखो कांत है, इस प्रकार से याद रख लेना। वर्तमान में यदि देखें तो इसका महासचिव कौन है? तो वर्तमान के अंतर्गत इस संगठन के महासचिव हमें देखने के लिए मिलते हैं जो पाकिस्तान जो है, जो देखे हम आतंकवादी देश है, वहीं से हमें इसके महासचिव देखने के लिए मिलते हैं, जिनका नाम है अमजद हुसैन बिसियाल। यह 2017 से इस संगठन के क्या बने हुए हैं? इस संगठन के महासचिव बने हुए हैं। और लास्ट में एक बात करते हैं कि इस संगठन का स्वरूप कैसा है। तो याद रखना, यह संगठन जो संपूर्ण विश्व की जो आबादी है 21% आबादी को कवर करता है और 3% क्षेत्रफल को कवर करता है। उसके बाद में लास्ट बात जो हमारी रह गई है कि इन सार्क देशों के द्वारा एक हम देखें सैटेलाइट भी भेजा गया है, और यह सैटेलाइट हमारे द्वारा भेजा गया है, हमारे इसरो के द्वारा 5 मई 2017 को यह सैटेलाइट भेजा गया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से मौसम संबंधी व दूर संचार संबंधी सभी आंकड़ों को एकत्र किया जाएगा। तो यह थी संपूर्ण जानकारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क के बारे में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।